हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम स्टडी कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनक तंत्र। तो ये कल हमने स्टडी की थी इन सभी पॉइंटों की। जैसे कि नंबर एक में क्या आती है, यहाँ पर इसमें आते हैं अंडाशय। नंबर एक में ये अंडाशय थे, शॉर्ट में समझ लेते हैं। दूसरी थी अंडवाहिनियाँ, ये नंबर 2 में अंडवाहिनियाँ। अंडा से भी दो होते हैं, ये दोनों तरफ है ना। और ये अंडवाहिनियाँ भी होती है, 2 अंडवाहिनियाँ होती है। और तीसरा था जो है इसमें गर्भाशय। और चौथा पॉइंट था योनि, ये योजना, वेजिना, योनि, ये चौथा। और पांचवा भाग था बग यानी कोलवा कहा जाता है। तो इसमें पहले देख लेते हैं, ये जो अंडाशय होते हैं, तो ये अंडाशय में काय का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। यानी जो मादाएं रहती है उनमें एक महीने में एक अंडाणु का निर्माण होता है। याद रखना, एक अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनने लायक है वो तो कल नोट कराऊंगा। जैसे कि अंडाणु जो बनता है वो आपने देखा होगा, जैसे एमसी आती है यानी ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एमसी के जैसे एमसी को सामान्यतः मानते हैं 1 से और 4 दिन, 1 से 4 दिन हो सकता है, किसी में 5-6 दिन भी चलता है। तो कहने का मतलब है कि एमसी आती है ना, उससे 14वें दिन, याद रखना 14वें दिन काय का अंडाणु जो फूटक होता है ना फटता है, और जो अंडाणु होता है उसका निर्माण होता है, यानी अंडाणु बाहर निकलता है। यह रखना 14वें दिन फूटक के फटने से। तो कहने का अर्थ है कि जो इसमें अंडाशय में काफी परिवर्तन लाते हैं, और ये चित्र के अनुसार समझे तो अंडाशय में काफी परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों के फलस्वरूप एक ग्राफीन फूटक बनता है, और ग्राफीन फूटक से फिर क्या निकलता है, ये ग्राफीन फूटक फटते, ये जैसे ग्राफीन फूटक था ये, और इसमें से ये ग्राफीन फूटक फटा, और ये अंडाणु, ये जो अंडवाही कीप है, अंडवाहिनी का भाग उस अंडवाही कीप में आ जाता है, और निषेचन के लिए उपलब्ध होता है। ये धीरे धीरे गति करता हुआ आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि एक जो अंडाशय होता है इसमें एक अंडाणु का निर्माण होता है, चाहे वो इधर दाएं वाले में हो चाहे बाएं वाले में हो। मतलब इस प्रकार से ये याद रखना। और अंडवाहिनी में क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के पश्चात आगे स्टडी करें। निषेचन के पश्चात जैसे शुक्राणु है, तो निषेचन हो गया यहाँ पर, तो उसके पश्चात ये जो द्विगुणित युग्मनस्तर नाम बनती है, इसके देखिए जैसे कि ये शुक्राणु और ये अंडाणु दोनों की जो इसमें भी अगुणित गुणसूत्र, ये कल भी बताया था, इसमें भी अगुणित गुणसूत्र। तो यहाँ पर 2n सरलना बनेगी, द्विगुणित युग्मनज। तो ये जो युग्मनज है, जो यहाँ निषेचन हुआ तो युग्मनज गति करता हुआ और कहाँ पर गर्भाशय की जो भित्तियां हैं उससे जुड़ जाएगा। तो ये द्विगुणित युग्मनज यानी निषेचन के बाद, निषेचन मतलब अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, यानी अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश करता है, और उसके फलस्वरूप जो संडा बनती है ना, उसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, यानी जायगोट। ये युग्मनज अंडाशय के, ये जो गर्भाशय होता है ना, इसकी भित्तियों से जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार से जो है इसमें परिवर्तन आते हैं। धीरे धीरे ये क्या है, बड़ा होता जाता है। यानी इसमें एक अवस्था बनती है मोरूला, फिर मोरूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से फिर गेस्टूला। तो इस प्रकार से भ्रूण अवस्थाओं के नाम है। धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जब 9 माह का एक और है, इसमें याद रखिए, इसमें जो भ्रूण रहता है, तो ये जो भ्रूण रहता है, तो जैसे ये सिर बन गया, ये गिरवा, ये धड़, ये पैर। तो यहाँ से जो नाभिक वाला भाग है जिसको टुंडी कहते हैं, तो वहां से क्या निकलती है, त्रिस्तरीय संरचना निकलती है। क्या निकलती है, त्रिस्तरीय संरचना निकलती है, 1 2 3 स्तरीय। इसको अफरा या प्लेसेंटा कहते हैं, जो माता के गर्भाशय से जुड़ी रहती है। याद रखना,
जो माता के गर्भाशय से जुड़ी होती, कौन सी? अफरा या प्लेसेंटा नामक संरचना। और उसी से क्या होता है? भ्रूण को निम्न क्रियाएं होती है, यानी निम्न पूर्ति, जैसे एक तो शोषण अफरा के द्वारा, दूसरा होता है पोषण, और तीसरा होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन। तो ये सभी जो कार्य होते हैं इसके द्वारा होते हैं, अफरा या प्लेसेंटा द्वारा होते हैं। तो भ्रूण को इस प्रकार से ये चीजें यहाँ से अफरा या प्लेसेंटा से प्राप्त होती है, यानी जो गर्भाशय में ये भ्रूण जुड़ा रहता है और 9 माह तक गर्भाशय में रहता है। जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो याद रखिए रिलैक्सिन हार्मोन या पीटोसिन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, वो क्या करते हैं? गर्भाशय की जो भित्तियां पर दबाव डालते हैं, और उन दबाव डालते प्यूबिक सिम्पाइसिस। प्यूबिक सिम्पाइसिस का मतलब है ये जो कंकाल तंत्र होता है ना, उसके दोनों जो होते हैं, मतलब श्रोणि मेखला वाले जो भाग होते हैं जो जुड़े रहते हैं, तो प्यूबिक सिम्पाइसिस में क्या होता है? दबाव लगता है, यानी दबाव लगने के कारण वह फैलता है। तो कहने का मतलब है ये शिशु जो है इस प्रकार से नीचे की तरफ बढ़ता है, और नीचे धीरे धीरे कहाँ पर? योनि द्वारा बाहर निकलता है। इस प्रकार से योनि द्वारा जब शिशु बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव। याद रखना, शिशु का योनि मार्ग से बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। और जिस दौरान गर्भाशय में पूरे 9 महीने तक जो शिशु रहता है गर्भाशय में, उसको गर्भधारण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भधारण अवस्था, जो कि 9 माह की होती है। तो शिशु पूरी तरह से जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद नीचे धीरे धीरे मार्ग की ओर बढ़ता है, और मार्ग की ओर बढ़ने के बाद सिर वाला हिस्सा पहले आता है। याद रखना, सिर वाला हिस्सा पहले निकलता है, क्योंकि फैल जाती है ये वेजिना, धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है। और बहुत सी बार आपने देखा होगा, जैसे महिलाओं में सामान्यतः वेजिना से बाहर नहीं आ रहा भ्रूण, यानी बच्चा बाहर नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं? फिर उनका सीजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी कोई भी कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है जैसे फैटी महिलाएं या मोटी जो महिलाएं होती है, जिनका मतलब जैसे मोटापा बढ़ जाता है ना, तो उनके सामान्यतः प्रसव द्वारा बच्चा जब बाहर नहीं आता तो क्या है? ऑपरेशन करके वो निकालना पड़ता है। और बहुतों के सामान्यतः प्रसव की क्रिया में आ जाता है, लेकिन फिर भी याद रखें, जैसे मान लो ये योनि मार्ग है, ये योनि मार्ग। अब इस योनि मार्ग तो छोटा होता है, और इससे लगभग 1-1.5 किलो की श्रृंखला का बाहर आना है ना, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप देखा होगा जो बड़ी कहते हैं ना, सभी स्त्रियां समस्या से गुजरती है। तो कहने का मतलब बहुत दर्द होता है, और अगर फिर भी शिशु बाहर निकाल तो यहाँ पर जो वेजिना है वहाँ पर जो डॉक्टर रहता है ना, वो कट लगा देते हैं, जिससे और ये चौड़ी, कट लगाने से फैल करके चौड़ी हो जाती है। तो शिशु का जन्म जब वो प्रसव पीड़ा से करा रही होती है ना, मान लो शिशु बाहर नहीं आ रहा और कुछ हिस्सा बाहर आ गया, और फिर भी मतलब धीरे धीरे किसी कारणवश रुका हुआ है, तो फिर यहाँ कट लगा देते हैं। तो उसके द्वारा फिर योनि के ऊपरी भाग में, तो योनि उसके ऊपरी भाग में कट लगा देते हैं। तो ऊपरी भाग में नीचे वाले भाग में कट लगा देते हैं, क्योंकि ऊपरी भाग में दिया गया श्रृंखला, तो नीचे वाले भाग में कट लगाया। कट भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये मलाशय वाला हिस्सा है, तो इस प्रकार से एक कट नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो इस प्रकार से शिशु का जन्म आसानी से हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ तक स्टडी कर लिया हमने काइक पर, मतलब जैसे नंबर 1 में अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडवाहिनियों द्वारा वह कहाँ पर, मतलब अंडवाहिनियों में निषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद निषेचन क्रिया के बाद वो गर्भाशय में आता है, और गर्भाशय के बाद जब प्रसव द्वारा योनि से बाहर निकलता है। इस प्रकार से चारों की संरचना हमने स्टडी कर ली इसकी। और इसके बाद अब है बग, यानी कि ओलवा। ये मतलब जैसे देखते हैं ना, मादा जननांग के जितने भी मादा जो जननांग होते हैं, तो उनके जो बाहरी भाग हैं, यानी स्त्रियों के बाह्य जननांगों को समित रूप से क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। याद रखना, स्त्रियों के बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और बग के अंतर्गत निम्न संरचनाएं आती है।
तो बग तो ये पूरा याद है ना, मतलब स्त्रियों के जो बाह्य जननांग होते हैं उनको क्या है, भग कहा जाता है। और भग के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं आती है वो देखते हैं। तो पहले तो नंबर 1 में इसमें नाम आ रहा है प्यूबिस मुंड, यानी देखिए जैसे ये पैर वाला हिस्सा, तो कहने का मतलब है कि स्त्रियों में ये जो वाला भाग होता है ना, प्यूबिस सिम्पाइसिस, यानी दोनों जो पैरों के मध्य का जो उभरा हुआ भाग होता है, तो ये उभरा हुआ जो भाग है संपूर्ण रूप से क्या कहलाता है, ये प्यूबिस मुंड कहलाता है। याद रखना, स्त्रियों में जो उभरा हुआ भाग होता है वेनिक मतलब वेजिना के आसपास का जो भाग होता है पूरा उभरा हुआ, उसे प्यूबिस मुंड कहते हैं। तो ये पहली संरचना होगी। दूसरी है बृहद प्रकोष्ठ। इसमें क्या होता है, ये जो वेजिना होती है उसके आसपास दिओष्टीय संरचना पाई जाती है। तो दिओष्टीय संरचना को क्या है, बृहद प्रकोष्ठ कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहा जाता है। इसके बृहद प्रकोष्ठ के अंदर फिर दो ओष्ठ यानी जो वलित संरचनाएं रहती है, ये वलित संरचनाएं, तो ये क्या रहती है, लघु प्रकोष्ठ कहलाती है। यानी इसी के अंदर बृहद प्रकोष्ठ के अंदर लघु प्रकोष्ठ ओष्ठ आराम से प्रकोष्ठ ओष्ठ नुमा संरचनाएं पाई जाती है। एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ जो होते हैं, तो लघु प्रकोष्ठ कहते हैं। इसके बाद में तीसरी जो संरचना है, या तीसरी तो होगी लघु प्रकोष्ठ, एक बार फिर देख लेते हैं। ये मोम्स प्यूबिस यानी प्यूबिस मुंड, यानी स्त्रियों के जो है ना जो उभरा हुआ जो भाग होता है योनि के आसपास का, उसे प्यूबिस मुंड कहते हैं। दूसरा था बृहद प्रकोष्ठ, यानी जो मतलब जो ही उभरे हुए भाग के सबसे फर्स्ट योनि वाला जो भाग है ना, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, जिसमें रोम आए रहते हैं, मतलब इस टाइप से ये, तो ये क्या कहलाता है, बृहद प्रकोष्ठ। फिर इस बृहद प्रकोष्ठ के अंदर कुछ अंतर्वली सी जो संरचना होती है गुलाबी कलर की, ये क्या कहलाते हैं, लघु प्रकोष्ठ कहलाते हैं। तो तीसरा हो गया छोटा क्लाइटोरिस, नंबर 4 में क्लाइटोरिस। देखिए ऊपर की तरफ, यानी जो उत्पन्न तो कहाँ होते हैं, बृहद प्रकोष्ठ से, लेकिन नीचे ना लघु प्रकोष्ठ तक ये संरचना लंबी सी संरचना नीचे आई रहती है। इसको मनुष्य के समकक्ष, मनुष्य का जो शिश्न होता है ना, उसके समकक्ष संरचना माना जाता है। याद रखना की तरफ से क्लाइटोरिस को, मनुष्य का जो शिश्न होता है उसके समकक्ष संरचना माना जाता है। किसको, बग शेप को, इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। तो ये स्त्रियों का सामान्यतः सबसे संवेदनशील अंग होता है। यानी जब मैथुन की क्रिया होती है ना, तो मैथुन के समय चाहे ये कुछ भी संवेदनाएं उत्पन्न होती है, बग शेप के कारण होती है। तो ये एक लंबी उभरी हुई संरचना है ये, यानी जो मूत्र जो छिद्र होता है ना मादाओं में, उसके ऊपर एक कोमल सी एक लंबी संरचना पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, बग शेप या बग शिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बग शिशन अर्थात क्लाइटोरिस। स्त्रियों के शरीर का सबसे संवेदनशील भाग क्लाइटोरिस होता है, या स्त्रियों में जननांग का सबसे संवेदनशील भाग क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। तो इससे कोई भी जब वस्तु या किसी टाइप की संरचना स्पर्श करती है, तो इसमें क्या है, संवेदनाएं उत्पन्न होती है सेक्स के प्रति, मतलब इस प्रकार से। इसी के नीचे क्या होता है, ये मूत्र छिद्र होता है। तो मूत्र छिद्र से अपन का हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, ये उसके अंतर्गत स्टडी की थी उत्सर्जन तंत्र में। इसी के नीचे फिर एक दरार रूपी संरचना पाई जाती है, ये दरार रूपी संरचना। तो दरार रूपी संरचना को क्या कहते हैं, योनि द्वार, यानी इसके अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ योनि में खुलता है योनि द्वार, या यूँ कह सकते हैं योनि है ये मूत्र छिद्र के अंदर की तरफ ये। तो योनि जो होती है, तो वो क्या है, मैथुनांग है एक प्रकार से, है ना। मैथुन के सभी जो शिशन होता है वो किस में जाता है, वेजिना के अंदर जाता है, योनि के अंदर जाता है। और आगे देखते हैं, इस योनि के अंदर ही, मतलब अभी हमने डायग्राम देखा था, ये योनि अंदर की तरफ
किसमें खुलती है? गर्भाशय में खुलती है। तो जो स्पर्म होते हैं ना, शुक्राणु, जो श्वसन द्वारा मुक्त होते हैं, योनि में श्वसन जाने के बाद जो मुक्त होंगे ना शुक्राणु, वह गर्भाशय में अंदर जाएंगे। गर्भाशय तो होते फिर अंडवाहिनी में पहुंचेंगे और निषेचन के लिए। इस प्रकार से इसके बाद में ये अलग से ये याद रखना, ये हाइमन। हाइमन एक झिल्ली है। तो ये क्या है? ये सामान्यतः जो वेजिना, देखिए जैसे ये योनि वाला भाग है अंदर का, तो योनि वाला भाग है तो ये श्लेष्मा झिल्ली पाई जाएगी, बिल्कुल बारीक सी झिल्ली रहती है ये। और इसमें एक छिद्र रहता है, बिल्कुल इस झिल्ली में क्या रहता है? छिद्र रहता है। इसमें से जो एमसी के समय जो ब्लड बाहर निकलता है ना, स्रावित होता है, वो इस छिद्र द्वारा बाहर आता रहता है। तो ये झिल्ली पाई जाती है। लेकिन किस में पाई जाती है? सामान्यतः पाई जाती है कुंवारी लड़कियों में, इनमें ये झिल्ली पाई जाती है। कुंवारी लड़कियों में सरना पाई जाती है। कौन सी? आइमन नाम की झिल्ली। इसे योनिच्छद भी कहते हैं, योनिच्छद भी कहा जाता है। यानी एक प्रकार की झिल्ली, आइमन झिल्ली, जो इनमें पाई जाती है। तो ये सामान्यतः खेल कूद, यानी जो खिलाड़ी होते हैं ना, उसमें तो फिर ये मतलब होने का सवाल पैदा, होने का मतलब होती तो है लेकिन टूट जाती। तो साइकिल चलाने, रस्सी कूदने, उछल कूद करने, जंप लगाने से, है ना, तो उस समय ये क्या है? टूट जाती है, यानी सिकुड़ करके साइड में जाती है। अन्यथा किस समय ये जो प्रथम जो मैथुन की क्रिया होती है ना, यानी प्रथम बार जो इसमें के अंदर शिशन प्रवेश करता है, तो उस समय ये टूटती है ये। तो हल्का सा आगे से फिर ब्लड निकलता है, क्योंकि इससे जुड़ी होती है ना। तो हल्का सा, मतलब जो ज़्यादा नहीं, तो या तो प्रथम मैथुन के समय ये विखंडित होती है ये झिल्ली, और से थोड़ा सा ब्लड स्रावित होगा। अन्यथा साइकिल चलाते हुए, खेलते वक्त उस समय ये टूट जाती है। इस प्रकार से ये होती है झिल्ली, है हाइमन झिल्ली कहलाती है। तो इनमें ये पाई जाती है। चित्र याद हो गया। इसके बाद चलते प्रगाण। प्रगाण देखिए, ये अंदर का भाग, यानी जो लघु प्रकोष्ठ है, तो लघु प्रकोष्ठ के अंदर का जो भाग है प्रगाण कहलाता है, जिसमें योनि पाई जाती है, इसमें मूत्र मार्ग पाया जाता है ना, और इसमें ये जो ब्राथोलिन ग्रंथियां, ये सब इसमें प्रगाण के अंतर्गत आती है ये। तो प्रगाण जो है ना, गुहा, वेस्टिब्यूल का मतलब गुहा टाइप होती है ये। तो ये सभी संरचनाएं प्रगाण के अंतर्गत क्या आता है? मूत्र मार्ग, वेजिना, ब्राथोलिन ग्रंथियां, ये सब प्रगाण के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ये मादा जननांग के रूप में मतलब संरचना का स्टडी, मादा जननांग की जो संरचना थी मेन बग, तो बग का अपन ने स्टडी किया हमने। तो पूरा एक एक याद रखा होगा ये। अब इसमें से कल देखेंगे किस टाइप के पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट में कल स्टडी करेंगे।